हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो फसल होती है उसके उत्पादन और प्रबंध के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है, यह जो औजार थे उनको देखने के बाद बूझो के मन में एक सवाल आया। सवाल क्या था, आइए हम नीचे देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। कौन से औजार जो उसने कहाँ देखे, अपने चाचा के वहाँ देखे, जैसे कि खुरपी, दराची, बेलचा और हल। ये सभी का उपयोग कहाँ और कैसे होता है, ये इसके मन में सवाल आया। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको, हमको, हमारे से जो भी सजीव हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते थे। जैसा कि हमने कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, हरे पादप होते हैं, वह अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य सहित जो बाकी के जीव और जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो अपना भोजन दूसरों पर आधारित होते हैं, जैसे कि शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी, जैसे कि वो वनस्पतियाँ और सब्जियाँ, जीव जंतुओं पर आधार रखे अपनी भोजन की तृप्ति करते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। प्रश्न है कि हम जो भोजन है वो भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो इस कारण से हम भोजन का ग्रहण करते हैं, जिससे हमें हमारा शरीर क्या हो, हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो, पाचन की क्रिया हो, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया हो। ठीक है, हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम जो सजीव हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पौधों अथवा अन्य कोई जीव जंतुओं द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो भोजन का मतलब कि जो भोजन है, जो भोजन का जो पूर्ण सबको प्राप्त हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बड़े स्तर पर इसका उत्पादन करना चाहिए। आवश्यक है इसका उत्पादन करना। तो आइए हम आगे देखते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्राप्त हो, उनकी तृप्ति हो, इसलिए क्या करना चाहिए, नियमित रूप से उत्पादन, फसलों का उत्पादन, उचित प्रबंध और इसका वितरण आवश्यक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हम कृषि पद्धतियाँ 1.1 कृषि पद्धतियाँ, इनके बारे में जानेंगे। लगभग 10,000 ईस्वी सन पूर्व तक मनुष्य घुमतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल, सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जो 10,000 ईस्वी सन जो पूर्व मनुष्य थे वह कैसे थे, घुमतू थे, अर्थात कि वह अपने भोजन की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे और अपना भोजन की पूर्ति किया करते थे। वह खाने में, भोजन में सब्जियां,
पादप जीव जंतुओं का भी ग्रहण करते थे और क्या करते थे, अपने भोजन की तृप्ति करते थे। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए बाद में धीमे धीमे क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ, हमारा चावल, गेहूँ और इसी प्रकार की अन्य फसलों का उत्पादन करना भी हमने प्रारंभ किया। ठीक है, तो फसल क्या है, फसल देख लें हम। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो इसे फसल कहते हैं। अर्थात कि कोई भी एक किस्म का पौधा, जैसे मान लिया आपने चावल की फसल ले लिया, आपने चावल का पौधा ले लिया, उसको बड़े पैमाने पे मतलब अत्यधिक प्रमाण पे उगाया जाए, बोया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में जो भी फसल उगाई जाए वो पौधे क्या हो, हमारे गेहूं के पौधे हों। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी फसल। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो फसलें होती हैं उनका हमने क्या किया है, वर्गीकरण कर दिया है मौसम के आधार पर। तो भारत एक विशाल देश है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक दूसरे से क्या होती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हमने देखा, ठीक है, अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें जो होती हैं उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है, भिन्नता के आधार पर, किस भिन्नता के आधार पर, किस विविधता के आधार पर, ताप, आर्द्रता और के आधार पर क्या किया है, हमने फसलों को दो वर्गों में क्या किया है, वर्गीकृत कर दिया है। जैसा पहला है खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। अब देखिए खरीफ फसल और रबी फसल क्या है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल के उदाहरण अथवा तो खरीफ फसल और रबी फसल की समयावधि कब है, उसे कब से किस महीने से लेकर किस महीने में उगाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले खरीफ फसल। खरीफ फसल है हमारी वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। जो फसल वर्षा ऋतु के समय में, वर्षा ऋतु के मौसम में उगाई जाती है वे हमारी क्या कहलाती हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर तक जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, खरीफ फसल बोई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब है हमारी खरीफ फसलें हैं। अब सेकंड है हमारा रबी फसल। रबी फसल में देखिए रबी फसल क्या है, शीत ऋतु यानी अक्टूबर से जो मार्च महीने तक होता है वो हमारा शीत ऋतु कहलाता है। और इस महीने में जो फसल उगाई जाती है वो हमारी रबी फसल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब हमारी क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। इन सभी के अलावा जो दाल होती हैं, सब्जियां होती हैं वो हमारे ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में उगाई जाती हैं। तो 1.2 देखते हैं फसल आधारित फसल पद्धतियां। ठीक है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, ये बूझों का सवाल था। तो धान को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है और उसकी पानी की ज़रूरत के कारण जो है वर्षा ऋतु में इसकी जो होती है कमी पूर्ण होती है, इसकी तृप्ति होती है पानी की, इसलिए उसे हम वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। आगे देखिए फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए हमें इस तरह से क्या होता है, जो हमारी ये सब दी गई हैं आपको, इस सभी क्या है हमारी फसल उगाने की जो स्टेप्स हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेप है बुआई, फिर खाद एवं फसलों को उर्वरक देना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है हमें सिंचाई करनी पड़ती है। फिर खरपतवार से सुरक्षा, जो कीट होते हैं उनको जो होता है फसलों से हमें बचाना पड़ता है।
फिर क्या करना पड़ता है, फसलों की कटाई, फिर लास्ट में होता है उन फसलों का भंडारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.3 में मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, फसलों को बोने से पहले क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करना पड़ता है। वे किस प्रकार की जाती हैं, देखिए फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना यह फसल उगाने से पहले का सबसे प्रथम फर्स्ट स्टेप्स है। ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जो मिट्टी होती है उसे उलटना पलटना, उसे पोला करना, उसे नरम बनाना, यह क्या है, हमारा मिट्टी तैयार करना है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसा जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोला मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। ठीक है, तो आगे देखिए जो पोली मिट्टी होती है वो फसलों को किस तरह से श्वसन करने में सहायक होती हैं। तो पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। जो ज़मीन के अंदर जो होते हैं केंचुए होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं, पोला करते हैं, इसलिए वह किसान के मित्र कहलाते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, परंतु जो मिट्टी होती है उसे पोला करना, उसे नरम बनाना क्यों आवश्यक है। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी से निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करना पड़ता है, इस तरह क्या होता है हमारा मिट्टी का पोला। जो सूक्ष्म जीव होता है क्या करते हैं, मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने पोला करने में पोषक पदार्थ आ जाते हैं और पौधे इन पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी की उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मिट्टी को हम उलटना पलटना पोला करना करते हैं वो किस लिए उपयोगी है, हमारी फसल अच्छी हो, उसका उत्पादन अच्छा हो, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। जो हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं, जो पोला करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। इसे हल चला कर सकते हैं। हल लकड़ी एवं लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देना आवश्यक भी पड़ सकता है। तो हम जुताई किसके साधन द्वारा, किस औजार द्वारा करते हैं, तो हल द्वारा करते हैं। यदि हम जहाँ फसल उगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी अत्यंत कठोर है तो उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पानी देना पड़ता है। पानी देने के बाद हम हल द्वारा उसकी जुताई कर सकते हैं और उस मिट्टी को क्या कर सकते हैं, हम पोला बना सकते हैं। तो जुताई हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो बुआई एक सिंचाई के खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो जो मिट्टी होती है, जो उसमें बड़े बड़े ढेले होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें पाटल की आवश्यकता होती है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि बुआई से पहले जो होता है, जुताई के पहले ही क्या करना पड़ता है, हमें खाद देनी पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कृषि औजार। ठीक है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हम हल कुदाली एवं कल्टीवेटर द्वारा इस कार्य को में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो क्या करते हैं, जो हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उनको भुरभुरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चित्र 1.1 में हल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हल इस प्रकार होते हैं।
ये आपको हल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, दो बैलों द्वारा क्या किया जाता है, हल से जो बुआई की जाती है, सॉरी जुताई की जाती है। फिर आगे देखिए, हल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। हल प्राचीन काल से ही हम हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने नीचे के चित्र में देखा, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फॉल कहते हैं, ठीक है। नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से, आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको ये जो नीचे लोहे की तिकोनी पट्टी की बात हुई है, इसमें ये जो है हमारा क्या है, फॉल, इसे क्या कहेंगे हम, फॉल कहेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया फाल किस तरह से होता है, ठीक है। तो हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। चित्र 1.1 में मैंने आपको जैसा कि बताया कि किस प्रकार हल चलाया जाता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब देखिए कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। खरपतवार आपको जानते होंगे कि जो अनावश्यक पौधे जो खेतों में उग जाते हैं उनको निकालने के लिए तथा जो मिट्टी होती है उनको पोला करने के लिए, नरम करने के लिए हम कुदाली का उपयोग करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसका एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, ठीक है। आपको एक कुदाली इस तरह से दिखाई दे रही है। आपको चित्र 1.1b में आपको ये कुदाली का चित्र दिया गया है। इस तरह की कुदाली होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा सिरा होता है जो पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब आगे देखिए कल्टीवेटर में हम देखेंगे आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, ठीक है। तो यह ट्रैक्टर जो होता है उसमें पीछे की ओर क्या किया जाता है, इस तरह से कल्टीवेटर लगा दिया जाता है और ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जुताई आसानी से हो सकती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों का बचत होती है। इस जो विधि द्वारा कल्टीवेटर के औजार द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो जुताई का कार्य है वो हम कम समय में, कम श्रम में, मेहनत में कर सकते हैं। तो 1.4 देखिए, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो बुआई होती है वो हमारे फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई में क्या है देखिए, सबसे पहले बोने से पहले अच्छा गुणवत्ता वाला साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। तो जो अच्छे और साफ बीज होते हैं उनका चयन करना, यानी उनको पसंद करना, चुनना, और क्या किया जा रहा है, फिर किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अधिक उपज यानी कि अधिक प्रमाण में उसकी गुणवत्ता हो, उपज हो, उसको प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन देखिए, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एवं बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डालकर रख रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीजों पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज जो थे वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो ठीक है, जो हल्के बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह अंदर से खोखले होते हैं, उनका उत्पादन ठीक से नहीं हुआ होता, वह अंदर से खराब होते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से भी हम बीजों का चयन कर सकते हैं। क्रियाकलाप 1.1 देखें, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय बाद प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, तो क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, तो बीज को पानी
जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी। तो जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो बीज भारी होते हैं, और जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं वो बीज हल्के होते हैं। जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं और इसके कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पे तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वह जल के ऊपर स्तर पर तैरने लगते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से बीज अच्छे हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है, जैसा कि हमने अभी देखा। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो बुआई से पहले जो बीज बोने के जो औजार हैं उन्हें हम जानेंगे। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये रहा कीप। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा परंपरागत औजार होता है। कीप द्वारा क्या किया जाता है, हमारा बीजों की बुआई की जाती है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है, और ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित करते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपको कीप दिखाई दे रही है और नीचे आपको इस तरह से आपको क्या होता है, नीचे ऊपर से बीज डालने के बाद नीचे होता है, बीज अलग अलग नलियों में जाते हैं और जमीन में जाते हैं और बीजों का स्थानांतरण होता है। अब देखेंगे सील ड्रिल। आजकल बुआई, ये रहा आपको चित्र 1.2 बी में सील ड्रिल दिखाई देगा। सील ड्रिल का आपको चित्र दिया गया है। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल चित्र 1.2 बी में आपको दिखाया गया है का उपयोग होता है। बुआई के लिए आपको एक और औजार है सील ड्रिल, जिसका उपयोग करके आप ट्रैक्टर में संचालित करके आप बुआई कर सकते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, अर्थात कि इस सील ड्रिल का उपयोग करके आप बीजों के बीच में समान दूरी, यानी एक समान दूरी और गहराई बनी रहती है, और यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। ठीक है, तो बुआई के बाद जो हमने बीजों की बुआई कर दी, उसके बाद क्या करना है, हमें जो बीज होते हैं उनको, जो मिट्टी होती है उन्हें क्या करना होता है, ढकना होता है, जिससे जो पक्षी होते हैं वो उसे खा ना सके। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सील ड्रिल द्वारा बुआई करने से जो समय है और श्रम दोनों का बचत होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी जो नर्सरी है, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वह इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पौधे के बीच अत्यधिक प्रमाण में घने ना हो, तो उनके लिए समान दूरी होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए, जिससे उनके बीच में जो है उनकी कटाई करते समय हमें कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, तथा पौधों की सूर्य प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में उन्हें प्राप्त हो। ठीक है, तो जो समान, अगर पौधों के बीच समान दूरी होगी तो उससे क्या होगा, पौधों में जो सूर्य प्रकाश हो पूर्ण रूप से उन्हें मिलेगा, जो पोषक तत्व होंगे और जल की जो पर्याप्त मात्रा उन्हें ठीक तरह से प्राप्त होगी। तो अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जा सकता है। जैसे कि अगर फसलों में अधिक प्रमाण में घनापन हो गया हो, तो कुछ जो होते हैं पौधे क्या किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। आगे देखेंगे हम खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और एक उर्वरक, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। खाद और एक उर्वरक ये दोनों अलग अलग हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। जो काम जो करते हैं खाद और उर्वरक कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो पोषक स्तर हैं, जो पोषक चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे जो फसल होती है उनका उत्पादन अच्छी तरह से होता है।
मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो पूजों का सवाल है कि कुछ जो पौधे होते हैं और अन्य पौधों की तुलना में अच्छा उगते हैं और कुछ पौधे सही ढंग से नहीं उग पाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जो मिट्टी होती है फसल को क्या करती है? खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ होते हैं वह प्रदान करती है। वह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान के खेत में एक के बाद एक दूसरी जो फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो कुछ जो किसान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने अभी उसने गेहूं की फसल उगाई, उसकी कटाई के बाद उसने दूसरी फिर फसल उगा दी। इस तरह से क्या होता है, वो लगातार फसल उगाता जाता है जो किसान होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो फसल को आप तुरंत लगाते जा रहे हैं, आप उसकी कटाई कर रहे हैं और फिर उसकी आपने कटाई करने के बाद दोबारा कोई और फसल लगा दी। इस तरह से आप जो प्रक्रम कंटिन्यू करते रहेंगे लगातार उसी जगह पर, उसी ज़मीन पर फसल उगाते रहेंगे, तो क्या होगा, उस ज़मीन पे जो मिट्टी होती है वहाँ पे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं, वहाँ पर खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर होते हैं। जो पौधे होते हैं उनको अपर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में खाद ना मिले तो क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, फसलें होते हैं, वह कमज़ोर हो जाती हैं और क्षतिग्रस्त भी हो सकती हैं। खाद एवं कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ जो कि पौधे व जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से खाद का निर्माण करते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित जो पदार्थ होते हैं खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पहले की कक्षा में ये सब पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 देखेंगे। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक आकार वाले 3 नवोदित छोटे लीजिए। ठीक है, अब इन 3 गिलास में अथवा ऐसे ही पात्र में लीजिए। इन पर ABC, ठीक है, निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। B में सामान्य मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। और विभाग जो गिलास C है उसमें क्या करना है, आपको मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। ठीक है, इस तरह से क्या किया है, आपने 3 गिलास लिए हैं, आपने ABC तीनों पर नाम अंकित कर दिया है। और आपको क्या करना है, एक की जो गिलास है उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी गोबर मिलानी है। और B वाली जो गिलास है आपको उसमें मिट्टी लेकर थोड़ा सा यूरिया डालना है। और C में आपको सिर्फ मिट्टी डालनी है और कुछ नहीं डालना है। अब चित्र 1.3 में आपको मैं दिखाऊंगी इस प्रकार से। ठीक है, आपको क्या किया है, आपने इस तरह से किया है। आगे देखेंगे हम। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर डाल दी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, कर लिया। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। अब तीनों गिलास में हमने एक ही समान मात्रा में पानी दे दिया है। अब प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन के बाद क्या करना है, उनकी वृद्धि नोट करनी है। अब तीनों गिलास के देखना है आपको, तीनों गिलास को चेक करना है कि उनमें जो पौधे की जो वृद्धि हुई है क्या तीनों में समान है अथवा तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में ABC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है A में आपको समान, आपको एक C में आपको कम वृद्धि दिखाई दे रही है पौधे की, बल्कि B में आपको एक अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है और A में आपको थोड़ी सी मीडियम वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे देखते हैं।
क्या क्या तीनों ग्लास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? जैसा कि हमने देखा कि तीनों ग्लास जो हैं उनमें जो पौधे की वृद्धि है एक समान नहीं है। किस ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस ग्लास में पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? तो हमने देखा कि जो है कि हमारी जो गिलास बी है उसमें सबसे अधिक अच्छी तरह से पौधे हुए हैं, और जबकि जो सी है हमारे उसमें पौधे की वृद्धि है बहुत ही कम हुई है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। जैसा कि हमने जो देखा अभी, जो है उर्वरक क्या है, हमारा रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। वे खाद से किसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जो उर्वरक होता है उसका निर्माण है और जो उसका उत्पादन है वह फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है हमारे एक उर्वरक के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, इनके उपयोग से किसानों का गेहूं, धान, मक्का जैसी जो फसलें होती हैं उनके उपज जो होती हैं प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ सकती है। आप उर्वरक के जो आप उपयोग कर रहे हैं अगर उसका प्रमाण अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, मिट्टी में कमी आ सकती है, उसकी उर्वरकता में कमी आ सकती है। यह जल प्रदूषण का स्रोत बन गए हैं, अतः मिट्टी का उर्वरक बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अर्थात कि हमने जैसे कि अभी एक फसल उगाई, फसल की कटाई करने के बाद हमें कुछ समय तक उस ज़मीन को छोड़ देना चाहिए, उसके कुछ कम समय बाद हमें फिर से उसकी क्या करना चाहिए, बीजों को उगाना चाहिए, फसल उगानी चाहिए। ठीक है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत का किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग ऋतु में क्या करते हैं, अलग अलग फसल उगाते हैं, जिसे हम फसल चक्रण कहते हैं। तो किसानों को इस पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो जो किसान होते हैं उन्हें इसी तरह से जो फसल चक्रण की जो पद्धति है उसे अपनाने के लिए क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदान यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए, आपको सारणी 1.1 उर्वरक एवं खाद में अंतर, उर्वरक और खाद में अंतर बताया गया है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जैसा कि हमने पहले देखा कि इसका जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। और खाद देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं, और जो खाद है उसका जो उत्पादन है खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद में मिट्टी को क्या होती है, ह्यूमस जो होती है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से में होता है, और जो खाद होती है उसमें पादप पोषक है जो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो आगे देखेंगे हम सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं, जैसा कि हमने देखा। अब खाद के जो लाभ हैं वो देखेंगे। जैविक खाद उर्वरक के अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। जो जैविक खाद होती है वह उर्वरक की अपेक्षा क्या होती है, अच्छी होती है, हमारे फसलों के लिए लाभदायी होती है। इसका जो मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इसमें
भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से भी होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में क्या होता है, मिट्टी के जो गठन होता है उसमें भी सुधार आ जाते हैं। सिंचाई देखेंगे हम 6.1 सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जो पौधे की जड़ों होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। और पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जो जल के बिना क्या होगा, जो बीजों का अंकुरण होगा वो शुष्क यानी जो सूखी स्थिति में नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है, और जिससे जो बीज होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फसल की वृद्धि और मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे आपको नियमित रूप से समय समय पर आपको उसे जल देना पड़ता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जो आप फसलों को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने को बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो गर्मी की जो फसलें होती हैं उनमें क्या होता है, जो पानी देना होता है वो अधिक देना होता है। ऐसा क्यों है, या मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से ही हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इस वर्षा पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। तो सिंचाई के स्रोत देखेंगे हम। सिंचाई के स्रोत कौन से हमारे, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि क्या है, हमारे जल के स्रोत हैं। इन द्वारा क्या करते हैं, हम लोगों फसल को क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, और जो है फसलों में जल की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सिंचाई के स्रोत आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मोट, चैन पंप, ढेकली, ठीक है, रहट, ये सब क्या है, हमारे सिंचाई के स्रोत हैं। चलिए आगे देखेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हमारे कुएं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, सिंचाई की जो पद्धतियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से फसलों को क्या करती हैं, पानी देती हैं। तो आइए देखिए, पहले मवेशी अथवा मजदूरों इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से क्या हमारे जो है ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के। ठीक है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल को ऊपर की ओर खींचने के लिए क्या किया जाता है, पंप का उपयोग किया जाता है। और पंप किसके द्वारा चलाया जाता है, डीजल और बायोगैस अथवा तो विद्युत सौर ऊर्जा के द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, पंप चलाया जाता है और जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है। अब देखिए सिंचाई की जो हमारी हमने पारंपरिक विधियां देख ली, अब हम आधुनिक विधियां देखेंगे। आधुनिक विधियां हैं हमारी सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां देखिए निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर हम जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप और नलों के
ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। वह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से ये मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे एवं इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो ये जो छिड़काव तंत्र की विधि है देख लीजिए, इस प्रकार से होती है। जो क्या होता है, इस तरह से क्या हुआ है, अलग अलग जगहों पर कुछ पाइपें दी गई हैं। इसका छिड़काव जैसे कि अब हम जो धीमे धीमे बूंदें होती हैं कुछ फसलों में, इस तरह से क्या किया जाता है, छिड़काव तंत्र की विधि का उपयोग किया जाता है और फसलों की सिंचाई की जाती है। तो हमारा दूसरा जो है डीप तंत्र हम देखेंगे। हमारी दूसरी जो आधुनिक पद्धति है डीप तंत्र, वो है देखिए आगे। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। इस विधि द्वारा क्या होता है, जो जल है वो बूंद बूंद करके क्या होता है, सीधे जड़ों में, जो फसल पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह चित्र 1.5b में डीप तंत्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र द्वारा आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसे डीप तंत्र कहते हैं। जो बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है उसे हम डीप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। तो इस पद्धति द्वारा, इस तंत्र द्वारा, डीप तंत्र द्वारा क्या होता है, पौधे होते हैं उनको बूंद बूंद करके पानी प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहाँ जिस क्षेत्रों में पानी की कमी है और जहाँ पे पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पा रहा किसानों को, तो यहाँ पर ये जो पद्धति है डीप तंत्र की, वह बहुत ही लाभदायक है और एक वरदान स्वरूप है। ठीक है, अब खरपतवार की सुरक्षा। बूझो एवं पहली निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे थे। तो बूझो पहली निकट एक उनके गेहूं के खेत में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो फसल है उनके साथ अन्य अनावश्यक पौधे, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है, वह भी उग रहे थे। क्या वे अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो क्या वह उनके मन में एक सवाल आया है कि वो जो अलग से जो पौधे उनके दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो किसी विशेष उद्देश्य के कारण उगाया गया है? तो देखेंगे हम आगे। खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जो खेत होते हैं उनमें फसलों के साथ अवांछित यानी जो बिना कार्यवश अपने आप ही जो उग जाते हैं वो खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार जो होते हैं, जो अवांछित जो पौधे होते हैं, उनको निकालने के लिए जो हटाते हैं उन्हें हम निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की जो स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को पर प्रभाव डालते हैं। तो इन्हें हमें खरपतवार को क्या करना पड़ता है, निकालना जरूरी है। ठीक है, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। जो कुछ प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, जो अवांछित पौधे होते हैं, क्या होते हैं, मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। इससे क्या होता है, फसल की जो कटाई होती है उस समय भी हमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इसमें खरपतवार सूखे कर मर जाते हैं और मिट्टी मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम एवं पुष्पण बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, समय समय पर हाथ द्वारा भी जो खरपतवार हैं, जो पौधे हैं, उनको हम निकाल सकते हैं।
यह कार्य खुरपी या हैरी की सहायता से किया जाता है। जो कार्य है खरपतवार को हटाने का जो कार्य है वह हम खुरपी अथवा हैरो की जो है औजार उसकी सहायता से कर सकते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जो रसायन होते हैं उनकी उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि खेतों में इनका छिड़काव, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा रहा है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती, ठीक है। इनका छिड़काव करके क्या कर सकते हैं, हम खरपतवार को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इससे जो अन्य जो फसलें हैं हमारे खेतों में उनको भी हानि नहीं होती, उनको नुकसान नहीं होता। खरपतवार नाशी का जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जैसा कि चित्र 1.6 में आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। जैसे कि बूझों के मन में एक सवाल आया है, जो खरपतवारी जो ये छिड़काव करता है तो क्या उसके ऊपर भी, उसके सेहत के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव, इसका कोई नुकसान प्रभाव, कोई इसका असर होता है। तो जैसा कि पहले बताया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारी का छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसका जो छिड़काव करते समय जो है और जो किसान है उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इस रसायन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अर्थात कि जो किसान है इस छिड़काव का उपयोग कर रहा है तो उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह और नाक पर क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक लेना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्ट प्रभाव ना पड़े। तो आगे देखिए 1.8 कटाई। इसमें हम देखेंगे फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, कटाई। तो फसल की कटाई करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक जाने के बाद उसे काटना यानी कटाई कहते हैं, ठीक है। तो कटाई क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। इस एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। जो एक अनाज की फसल होती है उसे पकने में, उसका पूर्ण रूप से उत्पादन करने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो हमारे देश में दराती की सहायता से, जैसे आप नीचे चित्र 1.7 में देख रहे हैं, ये दराती, ठीक है। तो हमारे जो देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, इसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल में बीज दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टर की पद्धति द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम, जो है फसलों की कटाई कर सकते हैं, और जो काटी गई फसल होती हैं उनके जो दाने होते हैं उन्हें भूसे से अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो यह कार्य क्या है, कॉम्बोस मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये रही हमारी कॉम्बाइन, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। फटक कर क्या करते हैं, जो अलग करते हैं। चित्र 1.9 में दिखाए अनुसार बताया गया है आपको, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। हमने कक्षा 6 में इस विषय में जो है हम पढ़ चुके हैं। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है।
स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है, इसलिए भारत का के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुषों एवं महिलाओं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नव्यान्न एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे 1.9 भंडारण। ठीक है, फसलों की कटाई करने के बाद क्या करना पड़ता है, उन फसलों का भंडारण करना जरूरी है। तो उत्पादन का भंडारण एवं महत्वपूर्ण कार्य है। जो उत्पादन का भंडारण करना है वह एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो हमें जो फसल है उनके दानों को सुरक्षित रखना हो, उन्हें नमी से, कीट और चूहों या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाना हो तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर उनका भंडारण करना जरूरी है। तो ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने को सुखाकर, जो फसल के जो बीज होते हैं उन्हें सुखाए बिना भंडारित किया गया है तो उनके खराब होने के अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। जो हमने फसल उगाई है, अगर उनके बीज हमने बिना सुखाए उनका भंडारण कर दिया तो वो फसल जो होती है, जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं बीजों के, वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, उनके आक्रमण से जो अंकुरण में अनुपयोगिता भी हो सकती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, भंडारण से पहले इन्हें धूप में सुखाना आवश्यक है। जो बीज होते हैं उन्हें भंडारण करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उन्हें धूप में सुखाना चाहिए, जिससे उनकी जो नमी है उनमें कमी आ जाए और इससे कीट, पिपकोड़ों और जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपने फसल उत्पादन एवं भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। जैसे कि अगर अधिक प्रमाण में आपके बीज हैं, आपकी फसल के बीज हैं, तो उनका भंडारण किस में किया जाता है, साइलों में किया जाता है। और कम प्रमाण में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो जूट के बोरे होते हैं, धातु के बड़े पात्र होते हैं, उसमें आप जो भंडारण है सरलता से कर सकते हैं। पहले के मन में एक सवाल आया, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम के सूखी पत्तियाँ रखते हुए देखा है, मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि चलिए आगे देखते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, तो जो बीज जो अनाज होता है वो उनमें जो नीम की पत्तियाँ होती क्या होती हैं, अगर रखने से क्या होता है, जो कीट होते हैं, जो हानिकारक, जो भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़े अनाज पर और उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए हम नीम के जो पत्ते होते हैं उसमें डालकर जो अनाज की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.10 ए में देखिए, अनाज भंडारण हेतु साइलो। ठीक है, ये यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा अनाज का भंडारण किया जाता है। यदि अत्यधिक प्रमाण में अनाज है तो यहाँ पर अनाज का भंडारण आसानी से कर सकते हैं। और 1.10 बी में देखिए, भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण, बोरों में जो है अनाज का भंडारण किया जाता है। पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, चित्र 1.10 ए और बी में दिया गया है। नीम का सूखा पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। जो बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने में रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो जो नीम की सूखी पत्तियां होती हैं वो जो है वो कीटों द्वारा क्या करती हैं, हमारे अनाज को सुरक्षा देती हैं, उससे हम अपने जो है अनाज की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जंतुओं के भोजन, ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.3 देखिए, आपने अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बना कर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ दिया गया है, दूध और उनके स्रोत, हमें जो दूध है वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उनके मुख्य स्रोत आपको दिए गए हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि क्या है हमारे दूध के मुख्य स्रोत है। बाकी दो आप यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पे बता सकते हैं उनके स्रोत। तो आगे देखेंगे हम, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे
पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मछली होती है उसका मुख्य रूप से मुख्य आहार के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और जो ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो भी पढ़ा कि जो फसल के उत्पादन है वो विभिन्न चरण हमने सभी पढ़ चुके हैं। तो बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो अगर आप पशु का देखा होगा आपने, पशुओं को क्या होता है, भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर पशुओं का अधिक प्रमाण में क्या किया जा रहा है, आप भोजन, आवास और देखभाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़े पैमाने पर हो रही है, तो यह हमारा पशुपालन कहलाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हमने इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा इसमें कि जो है भोजन का प्रदान के लिए विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ अपनाना चाहिए। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही पौधे को फसल कहते हैं। ठीक है, हमने रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में जाना। जुताई करने वाले, जो मिट्टी तैयार करने वाले जो आवश्यक है उसके बारे में जाना। ठीक है, और जो सील ड्रिल पद्धति, जो भी अन्य प्रकार की आधुनिक और परंपरागत जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जाना। कटाई का अर्थ, दानों में भूसे अलग करने की थ्रेसिंग पद्धतियाँ। और इसमें हमने क्या देखा, बीजों को जो पीड़कों एवं सूक्ष्म जीव से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, तथा पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से पशुपालन कहते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा, इस चैप्टर में देखा। और अभी आपको ये अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो पाठ के आधार पर करना है। फिर प्रश्न 2 में आपको सही जोड़े दिए गए हैं। आपको कॉलम ए में दिए गए सभी शब्दों को मिलाकर कॉलम बी से जोड़ना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में आपको 2 उदाहरण देने हैं। खरीफ फसल और रबी फसल हमेशा पढ़ चुके हैं, तो आपको खरीफ फसल और रबी फसल के आपको उदाहरण देने हैं। और नंबर 4 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसा कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इन सभी के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नंबर 5 पे आपको खाद के प्रकार के बारे में भिन्न जानकारी देनी है। नंबर 6 में सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की जो 2 विधियां हैं हमने पढ़ी, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। नंबर 7 में आपको दिया है, प्रश्न नंबर 7 में, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम पढ़ चुके हैं, तो आपको इसकी व्याख्या करनी है। नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में दिया है खरपतवार क्या है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण हम किस विधि द्वारा कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, लिखना है। और नंबर 10 में दिया गया है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इस तरह से क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर 10 योग्य क्रम में ये सभी बॉक्सेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका नंबर 11 देखिए, आपको इस तरह से आपको ये नंबर 11 भी आपको प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध कंप्लीट होता है। थैंक यू।